होकर नतमस्तक होता हूँ, सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और तमाम हमारे वो राजा जो इतिहास में जिन्होंने अपना लोहा बनवाया, बिजली पासी, उदा देवी पासी, सिद्धू कानू, माता रमाबाई, फातिमा शेख, ऐसी तमाम क्रांतिकारी शख्सियत जिन्होंने भारत की सरजमी पर भारत के सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम किया, ऐसी सभी ताकतों को नतमस्तक और सुरूर और नमन करता हूं। मैं प्रत्येक जगह जाता हूं, पूरे देश में जाता हूं, मेरे समाज के लोगों से कुछ सवाल रहते हैं कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, आखिर ये अन्याय अत्याचार इस देश के दलित आदिवासी मुसलमानों के साथ होता है वो कब तक होता है, आखिर कब तक। शास्त्रों के अनुसार जिस वर्ग को भारत में शूद्र कहा जाता है उसका शोषण कब तक रहेगा, कब तक मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश से उखड़कर पूर्णतया नहीं फेंक दी जाती। ये सवाल मेरे समाज के लोगों से, मेरे सवाल जायज है, सवाल नाजायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज नहीं है। क्योंकि सन 2018 में जिस समय दिल्ली की गलियों में संसद के सामने संविधान को जलाया गया, जाने किसी को किसी को पता कि दिल्ली की गलियों में संसद के सामने भारतीय संविधान को जलाया गया। भारतीय संविधान समझते हैं? भारतीय संविधान ये भारतीय संविधान जो 5000 साल की मनुस्मृति की गुलामी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना सब कुछ न्यौछावर करके आप लोगों को देख करके गए, इसको जलाया गया। मेरा सवाल है, कानपुर में हूँ, तमाम जिलों के यहाँ जिलाध्यक्ष बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेरा सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जिसके जरिए हमारी गुलामी दूर हुई हो, उसको दिल्ली में जलाया जाता है। हमने अपने एमपी से, अपने विधायक से, अपने वार्ड मेंबर से, अपने पार्षद से, अपने एसएसपी और डीएम से कितने लोगों ने पूछा कि जिसने संविधान जलाया था उनको सजा हुई या नहीं? कितने लोगों ने पूछा? हाथ उठा के ईमानदार से बताइएगा, अपने गुरुओं संतों का नाम लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर का वो साक्षी मान करके हाथ उठा के बताइएगा मैंने तो किया था साहब, बिल्कुल मजबूती से। अब बताइए, क्या हम जागे हुए लोग हैं? मुंह से बताइए, क्या हम जागे हुए लोग हैं? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्या हम इतने निकम्मे नाकारा हो गए हैं कि 5000 साल की गुलामी के बाद एक व्यवस्था हमें मिलती है? बाबा साहब अम्बेडकर अपना सब कुछ न्यौछावर करके देकर जाते हैं, उसको दिल्ली की गलियों में जला दिया जाता है और हमारे तमाम नेता चुप रहते हैं। यहाँ तक कि वो समाज जिसको सारे अधिकार उससे मिले हैं वो चुपचाप घर में पड़कर टीवी और बीवी में खुश रहते हैं। क्या हमको सोचना समझना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथरस में जब मनीषा बहन के साथ गलत हुआ, कितने लोग कानपुर की सड़कों पर उतरे? बताइए। बस मुश्किल से 10% लोग हैं, 20 होंगे। यहाँ बैठे हुए लोगों में 20% लोग उतरे होंगे। उस बहन के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हुई वो सबने देखा। लेकिन आज भी भारत के अंदर सती के नाम पर, धर्म के नाम पर मेरी बहनों के साथ दुराचार होता है, मेरी बहनों के साथ अत्याचार होता है, मेरी बहनों के साथ वो सब कुछ होता है जो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। आज भी भारत के अंदर मेरे पूर्वजों के साथ मेरे बुजुर्गों को पीटा जाता है, जाति के नाम पर लगातार मारा जाता है, लेकिन हम फिर भी शांत रहे। क्यों? क्योंकि हमारी रगों में जंग लग गया है। हमारा जो ब्लड था, जो भीमापुर गांव का ब्लड था, उसमें जंग लग गया है। याद करो उस खून को जो 500 लोगों ने 28,000 लोगों को जूता चटाया था। अपनी तलवार की नोक से 500 लोगों ने 28,000 को धूल चटा दी थी। याद करो उस खून को, बिल्कुल याद करो। अगर जंग नहीं लगा है तो खड़े हो, लड़ना सीखो, इन लोगों का विरोध करना सीखो, उन नेताओं का विरोध करना सीखो जो नेता आपकी बात न मानते हो, जो नेता आपकी व्यवस्थित तरीके से कोई व्यवस्था खड़ी ना कर सकते हो, उन नेताओं का विरोध करना। यही काम किया भीम आर्मी ने पूरे भारत में। आज ये खड़ा हुआ कौशल, मैं नहीं जानता इसके घर की स्थिति क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भैया कौशल जो है रात को ठेली पे पड़कर सो जाता है। रात को काम करते करते नींद आती है, कहीं भी ठेली पे पड़कर सो जाता है। इसकी जो पूरी टीम है, यहाँ की कानपुर की जो टीम है, आसपास की जो टीम है, इसकी वजह से मजबूत है। ये आप लोगों का भविष्य है, इसके बाद कुछ नहीं है। मुझे पता है रोटी सही नहीं होगी, घर में संसाधन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। इसको भूख की तड़प का बताया कि भूख क्या होती है।
जिसको भूख की तड़प का पता है ना, सिर्फ वो ही भूख का अंदाजा लगा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा या यहाँ के मंत्रियों के बेटे या विधायक के बेटे आपकी तड़प सुन सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा, बिल्कुल देखा, दिल्ली से लेकर प्रत्येक राज्य में देखा कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सुबह 4 बजे उठते हैं, झाड़ू लेकर 4 बजे उठते हैं और 10 बजे तक लगातार भारत की सड़कों को साफ करता है। मैंने देखा, बिल्कुल देखा। फिर 2 घंटे आराम करके फिर पहुंच जाता हूं सड़कों को साफ करने के लिए। क्या उनको भारत में सही से जीने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं है भारत में जीने का अधिकार? गटर में मरने वाले जो मेरे परिवार के लोग हैं, क्या उनको भारत में सुरक्षा सम्मान नहीं चाहिए? क्या उनको कंपनसेशन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन जब भारत की राजनीति के राजनेता भूखे बहरे हो गए हो, जब आपके ही परिवार के लोग आपकी आवाज उठाना बंद कर दे, जब आपके मार्गदर्शक आपको सही रास्ता दिखाना बंद कर दे, तो क्या सम्मान मिल पाएगा? आज भी 6000 की नौकरी हम लोग करते हैं, 4 बजे उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रात को 9 बजे घर जाते हैं, शाम की ड्यूटी फिर करते हैं। 16 घंटे की ड्यूटी आज मेरा सफाई कर्मचारी करता है, जिसमें कई सारी जातियां आती है। 4000 तनख्वाह मिलती है, 5000 तनख्वाह मिलती है, 6000 तनख्वाह मिलती है। मैं चीख कर कहता हूं कि भारत के सफाई कर्मचारी को सम्मान उस तरीके से मिलना चाहिए देश के, जैसे देश के सैनिक को सम्मान दिया जाता है, ऐसे भारत के सफाई कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम जितने लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कभी भीख नहीं मांगी। बेटी और चोटी के लिए सब कुछ लुटा दिया, इतिहास कहता है मेरा, पढ़ा है मैंने, ये कहता है इतिहास। हम छीनने वाले लोग हैं। जो सम्मान हमें सदियों से चाहिए था, जो हमसे दूर रखा गया, उसको मांगेंगे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इतने मजबूत हो चुके हैं, जिसको छीन कर दिखाएंगे तो छीना कैसे। ये भीम आर्मी ने किया। जब जब कोई घटना घटित होती है, जब भी कोई घटना घटित होती है, अभी दिल्ली में एक 6 साल की बेटी के साथ दुराचार हुआ, आधा शरीर जला दिया गया, 2 दिन कोई नहीं पहुंचा। तीसरे दिन आपकी दिल्ली की टीम पहुंचती है, हिमांशु वाल्मीकि और उसकी टीम वहां पहुंचती है, आंदोलन की भरी बारिश में आंदोलन करती है। चौथे दिन वहां भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। 5वें दिन राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि मैं भी वहां जाऊं। 6ठे दिन वहां के मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि मैं भी वहां जाऊं। समझिए कि हमारी बेटियों की आबरू इतनी सस्ती हो गई है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे ना तो दूसरा कोई खड़ा नहीं हो। समझिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को झंझोरिए। ये जो आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, ये जो मकान जो बने हुए हैं, ये किसी की अगर देन है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उस अपने पूर्वजों के साथ हुए दुराचार को भूलो मत, इतनी जल्दी मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो। जब तक इस देश की राजनीति में अपना राज स्थापित ना कर दो, तब तक इस देश से उस दुराचार को भूलो मत। प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े रहो जो अन्याय अत्याचार की बात करता है, जो शोषण की बात करता है, जो गैर बराबरी की बात करता है, जो जाति धर्मों में विश्वास रखता है, जो हमको नीच बताता है। प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़े रहो। और आप कोई सिंगल पर्सन नहीं है। कोई ये कहता हूं बिना रतन सिंह गड़ाई सिंगल आदमी नहीं, बिना रतन सिंह भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जब बिना रतन सिंह की तरफ उंगली उठती है तो देश के लाखों लोग उंगली और तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, उस उंगली को काट। वो भीम आर्मी सकते हैं जुड़ करके मजबूती से आगे। अब मैं राजनीति का मतलब समझाता हूँ। राजनीति क्या है? राजनीति सिर्फ अपने परिवार के उत्थान का एक संसाधन नहीं है कि कल मैंने राजनीति की, मैं विधायक बन गया, मैंने अपने बच्चे को विधायक बना दिया, अपने बच्चों की नौकरी लगा दी। नहीं, ये राजनीति नहीं। वो राजनीति जो काशीराम साहब करते थे, वो राजनीति जो कर्पूरी ठाकुर साहब करते थे, पढ़ने का मौका पढ़िए कर्पूरी ठाकुर साहब को। वो राजनीति जो दीना बाना साहब ने, जानते हैं दीना बाना साहब? कितने लोग जानते हैं? ये भी शर्म की बात, ये भी शर्म की बात है कि दीना बाना साहब को नहीं जानते। ये जो भारत में अछूतों की राजनीति के गुरुदूत कहे जाते हैं, साहब मान्यवर काशीराम साहब, दीना बाना साहब उनके भी गुरु थे। उन्होंने ही साहब काशीराम साहब को प्रेरित किया बहुजन आंदोलन के लिए। पढ़िएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। लड़ाई यही रुक जाएगी। लड़ाई सिर्फ 2 रोटी खाने की नहीं है। 2 रोटी तो जानवर भी खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं ना। तो लड़ाई आगे बढ़ने की है। तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। जिन लोगों की राजनीतिक सत्ता नहीं होती ना,
जिन लोगों के पास राजनीतिक ताकत नहीं होती वो कुछ कर नहीं सकते। क्या अगर हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, मैं यहाँ ईंटें बिछवा दूंगा, मैं यहाँ छत गिरवा सकता हूँ, मैं क्या आपके गली घरों से ठीक करा सकता हूँ, क्या मैं आपके किसी बच्चे को नौकरी लगा सकता हूँ बिना राजनीति? नहीं कर सकता ना। पूरे देश में नाम है, भीम आर्मी के नाम से गलत करने वाले आदमी का थर-थर कांपता है। कहीं गलत हो जाता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, यार भीम आर्मी का कार्यकर्ता ना जा, परेशानी हो जाएगी। अभी कल बताइए हमारे 25-24 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया सतगुरु रविदास जी की, नहीं माफी चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। सब डरने लगे हैं भीम आर्मी से, क्योंकि गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। गलत के खिलाफ खड़े होने के बावजूद भी आपके एमपी एमएलए बह खाते हैं, तब भी मैं अपने समाज के बच्चे को नौकरी नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। हाँ, एक मादा है, एक ताकत, लोकतंत्र की ताकत, ये सिरों की ताकत है कि इस लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करके कौशल जैसे लोगों को, ओपी गौतम जैसे लोगों को, या मेरा भाई मोहब्बत साहब है, आकाश रावण उसके जैसे लोगों को, और तमाम साथी जिनके मैं नाम शायद निकल गए दिमाग में, इन जैसे लोगों को यहाँ से लड़ करके सांप काशी राम की तरह विधानसभा में एंट्री करा सकता हूं। इतनी ताकत मेरे अंदर बिल्कुल है, इतनी ताकत, और इस ताकत का यूज करेंगे हम, कर रहे हैं। आज देखिए, आज भारत की राजनीति में 2, 3, 4 साल पहले पैदा हुए लोग एक भारत में अपना वजूद रखते हैं, जिनके नाम का डंका बजता है। अगर किसी को शक हो ना, यहाँ तो मेरी बहन बैठी हुई है, कभी कोई काम हो तो डीएम के पास चली जाना, डीएम के पास जाके कहना कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता की छोटे बहन हूं, डीएम साहब ये काम है, तो डीएम साहब को सहसम्मान जवाब देना पड़ेगा। डीएम साहब आपको वहां नहीं जाके सर्वे कर देना, अगर ऐसा हो तो मुझे आकर बताना, भैया आपने कहा था नहीं हुआ। तो ये ताकत पूरे देश में पैदा कर दी। आज जगह जगह हमारे मकान पता कहां बने हुए? सरकारी जमीनों पर, नाले के ऊपर, झुग्गी झोपड़ियों में, रेलवे के पास, सड़कों के पास हमारे मकान वहां बने होते हैं। ईंटें चार जोड़ करके टीन अच्छी सी गिर दी, सरकार के तब भी पेट में दर्द रहता है। उनको लगातार गिराने का काम किया जाता है। अभी लखनऊ में गिराए गए, इसने बताया था कानपुर में भी काम चल रहा है, कई राज्यों में ये काम सरकार बड़ी मजबूती से कर रही है। तो भाई हम तो ताकतवर नहीं है, हम लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, जेल कर सकते हैं, तो इसके लिए करना क्या है? खुद के बीच के व्यक्ति को निकाल करके रिप्रेजेंट करना है सामने, उनके सामने जिनके पास धन की बड़ी ताकत है, जिनके पास पैसे की बड़ी ताकत है, उनके सामने अपने व्यक्ति को निकाल के खड़ा कर देना है, और फिर उन लोगों को मुंह तोड़ दो। ये काम ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं इस काम को मैं अकेला या मेरी जो टीम यहाँ पर खड़ी हुई है अकेली कर लेगी, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। जिन लोगों से लड़ाई है उन लोगों ने कई हजार साल हमें गुलाम बना कर रखा, कई हजार साल, थोड़ा मोटा समय नहीं, कई हजार साल गुलाम बना कर रखा। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग ना आते तो आज भी हम गुलामी का जीवन जीते। आज भारत में जिनकी सत्ता है, भारत में जिनकी सत्ता है, वो हम गुलामी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जब देश गुलाम हुआ था, उस टाइम पीरियड पर जाइए ना, उस समय देश में व्यापार के नाम पर अंग्रेज आए थे कि हम भारत में आके व्यापार करेंगे, बंगाल और गुजरात के रास्ते पूरे देश को गुलाम बना लिया था। आज नहीं हो रहा। बीएसएनएल, रेलवे, एयर इंडिया, ये सब चीजें बेची नहीं जा रही है क्या? नहीं लग रहा देश गुलामी की ओर जा रहा? सोचना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, देश पुनः गुलामी की ओर जा रहा है। ये हिटलर को मानने वाले लोग, पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे हिटलर को तो पता लगेगा जो हिटलर ने जर्मनी में किया था, वो यहाँ की मौजूदा सरकार और आरएसएस के लोग मौजूदा समय में भारत में, ये सत्यता है। ये पढ़िएगा इतिहास तो पता लग जाएगा, बिल्कुल वही हो रहा है। जो आज चीख चीख कर भारत माता की जय कहते हैं, जो आज चीख चीख कर धर्म को अग्रणी बताते हैं, जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि भारत उनके लिए विशेष है, वो भारत को अखंड भारत बना देंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के समय पे अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी। ये वही लोग हैं जो कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाते। ये वही लोग हैं जो भारत के शूद्रों को आज भी अछूत बनाकर रख देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, मैं नहीं कर रहा, ये भारत का इतिहास कहता है। तो क्या भारत माता की जय कहने वाले लोग भारत की सुरक्षा कर पाएंगे? बताइए मुझे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
अगर भारत की सुरक्षा किसी को करनी है तो हम लोगों को करनी है। आजादी के समय में ना जाने मेरे कितने परिवार के लोगों ने अपनी शहादतें दी है, बिल्कुल दी है। आज भी वो समय आ चुका है, हो सकता है कि कल हमें देश को जिस तरीके से गुलामी की ओर लेकर के जा रहे हैं, इनके खिलाफ खड़े होना पड़े, दोबारा भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद को जिंदा करना पड़े, भारत के लिए हो सके। आप सोचिएगा, आज घर जाकर सोचिएगा कि भारत की राजनीति में जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, राज उनका होना चाहिए था या भारत की राजनीति में राज उनका होना चाहिए जिनकी जनसंख्या मात्र इतनी सारी। सभी लोगों को मैं नहीं कहता, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, मैं सम्मान उनका करता हूँ। लेकिन मैं उनका भी सम्मान नहीं करता जो आज भी गैर बराबरी की बात करता है। बिल्कुल उनके लिए चुनौती है बहुत। तो मेरा निवेदन है तमाम साथियों से जिन्होंने मुझे सुना, मेरी बातों को गूंजने का काम करें, मेरी बहनें भी बातों को गूंजने का काम करें। हम कोई धनाढ्य पूंजीपति है, अडानी अंबानी के लोग नहीं है, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे नहीं है। हमारे पास वही संसाधन है जो आपके पास। हाँ, अगर आप सहयोग कर दें, आज मोबाइल फोन का, एंड्रॉइड फोन का जमाना है, अगर आप एक पोस्ट के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर दे, भाई कौशल का समर्थन कर दे, भाई ओपी गौतम का समर्थन कर दे, या हमारे तमाम जिला अध्यक्षों में हमारी टीम का समर्थन कर दे, एक पोस्ट के माध्यम से, तो पूरे देश में आवाज जाए, बिल्कुल जाए। आप शाम को 20 मिनट ये सोच ले, शाम को 20 मिनट ये सोच ले कि हम 20 मिनट जो है वो भीम आर्मी के लोगों का काम करेंगे, वो आजाद समाज पार्टी के लोगों का काम करेंगे, वो भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करेंगे। हम यार दोस्त रिश्तेदार को फोन कर ये कहें नहीं भाई, अब लड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होना है, अब बिकने वाले लोगों के साथ खड़ा नहीं होना, तो हमारा काम आसान हो जाए। घर में मेरी बहनें रहती हैं, आज पड़ोस में समझाना शुरू करें, मूवमेंट के प्रति जागृत हो, आडंबर को अपने घर से निकाले, आडंबर अपने दिमाग से निकाले, बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर के जाएं, बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि बच्चा शिक्षित होगा तो ही रोजी रोटी मिलेगी। बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो वही लैट्रिन का गटर, वही झाड़ू और वही रिक्शा हम लोगों को। इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। इस देश की व्यवस्था को जल्द हम लोग मजबूती के साथ बदलें, उन लोगों को इकट्ठा करके बदलेंगे जो भारत में परिवर्तन की लड़ाई चाह रही है। कोई परिवर्तन हो सकता, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ, अभी एसआई का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ। आखिर जब सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, सब कुछ उनका है, ये पेपर लीक कौन कर रहा है? भाई आप हम तो कर दे रहे होंगे, जो सरकार में लोग वही तो कर रहे होंगे, वो पेपर लीक कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का एक पॉलिटिक आया है, जो ओबीसी समाज के लोग बैठे हो, वहां पर पंचायत का चुनाव, पंचायत के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो ओबीसी समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी निट में जहां ओबीसी समाज के बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, उसमें रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब जाकर के सरकार को वो उनका आरक्षण दोबारा जमा कर दिया। ये छोटी छोटी लड़ाइयां ऐसी हैं, इतनी सारी है, आप समझ नहीं पाओगे। आपके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, आपकी व्यवस्था अधर में लटकी हुई है, आपका भविष्य खतरे में है, आप गुलामी की ओर जा रहे हैं। और अगर इन सब चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो रोटी से बाहर निकलिए, टीवी से, बीबी से बाहर निकलिए और सोचने समझने का प्रयास कीजिए, मूवमेंट सीखने का प्रयास कीजिए, भारत की व्यवस्था में चल क्या रहा है उस चीज का प्रयास कीजिए, और याद कीजिए कि आपके महापुरुषों ने भारत की व्यवस्था को बदलने के लिए क्या क्या किया था, तो शायद जमीर जिंदा हो जाए। और अगर इस देश के अंदर चंद लोगों का जमीर सही से जिंदा हो गया ना, तो ये जो सरकार है जो आज हम लोगों को गुलामी की कगार पर लेकर के जा रही है, जो आज हमें ये कहती है कि देश आर्थिक तंगी में है, जो कल को ये कह देगी कि देश में चुनाव मत कराइए, देश में आर्थिक तंगी, जो कल को ये कह देगी, उसके खिलाफ अगर लड़ना है तो मजबूती से खड़े होइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, जानकारियां इकट्ठा करने के बाद लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, गोली हो, डंडा हो या जेल हो, ये जो आपका भाई आपके सामने खड़ा, ये बिल्कुल नहीं डरता। जो गोली आपकी तरफ आएगी ना, उसके लिए सबसे पहले हम भीम आर्मी के लोगों की छाती होंगे सामने, आप लोगों तक बात में पहुंचेगा। समाज की हर लड़ाई हमारी, लेकिन समाज का समर्थन भी हमें चाहिए। सन 2015 भी बताया छोटे भाई ने, सन 2015 से काम कर रहे हैं।
पूरे भारत के अंदर कहीं कोई घटना घटित हो जाती है, हम में से कोई ना कोई पहुंचता है। भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, विनय रतन पहुंचे, कमल भाई पहुंचे, मंजीत पहुंचे, कौशल पहुंचे, या और तमाम साथी कोई भी पहुंचे, लेकिन पहुंचता है। क्या लोगों के साथ आप लोग खड़े नहीं हो? क्या हम लोगों को आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? क्या हम इस देश की व्यवस्था को नहीं बदल सकते? क्या सिर्फ इस देश की व्यवस्था को वे बदलेंगे जिन्होंने शासन पढ़े होंगे? क्या हम संविधान पढ़ के देश की व्यवस्था नहीं बदल सकते? क्या हम नए नेता पैदा करने में सक्षम नहीं है? क्या हमारे बोलने में कोई कमी है? क्या हमारे पास नॉलेज की कमी है? क्या हम पढ़ते नहीं है? क्या कमी है हम लोग? एक कमी तो है कि हमारे जो बाप दादा हैं वो अडानी अंबानी नहीं है, वो मंत्री गृह मंत्री नहीं है, ये तो कमी है। वरना भारत में जो भी व्यक्ति ये कहता हो कि वो हमसे बेटर है, वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बेटर है, तो खुली डिबेट जब मर्जी जहां चाहे आता है। बाबा साहब के लोग इतने मजबूत हैं, इनसे जीत नहीं पाते। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, यहाँ ये कौशल भाई जिले की टीम कहाँ है? यहाँ एक कौशल वाल्मीकि, ये अभी पूर्वांचल प्रभारी है, 22 जिले इसके अंदर आते हैं, 22 जिले। इसको चलाना भी आप ही का काम है। ये आज कार्यक्रम में इसने पता नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे पैसों को तो फूल ही खर्च करते होंगे, और ये पूरा कामयाब इसने किया मुझे बुलाने के लिए। ये तमाम टीम जो मेरे सामने खड़ी हुई है, इनके कंधों को मजबूत कीजिए। लड़ाई के लिए आपकी ये तैयार है, इनके कंधों पर हाथ लेकर आप लौट बताइए। जब इनकी तरफ उंगली उठे ना, इनकी तरफ उंगली उठे तो कानपुर की सड़क खाली ना रहे। क्या बहने हो, भाई हो, परिवार के लोग सड़कों पर चले, वही बैठ कर बना खाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बताई गई बातों से समाज के कुछ लोग जागृत होंगे, चीजें समझेंगे, चीजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम स्थापित कर पाएंगे। चंद लाइनों से अपनी बात करें। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में।